नमस्कार साथियों, सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप के बीच में जिन 88 प्रॉपर्टियों की डील हो रही है वो लगभग पिछले 4 महीने से चल रहा है और इन 4 महीनों में सहारा ग्रुप के तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया कि उनके तमाम जो कंपनियां बनाए गए और उन प्लान में इन्वेस्ट कराया गया उनमें से अब तक जितने भी खाते मैच्योर हो चुके हैं उनका पैसा वो किस तरह से देंगे या आने वाले समय में जिनका मैच्योर खाता होता जाएगा अगले 6 महीने, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद उनका पैसा वो किस तरह से देंगे, इसको स्पष्ट नहीं किया गया। डील हो रही है सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप के बीच में, उसमें भी 2 हेयरिंग की गई। पहले हियरिंग में जो बात सामने आई थी वही हुआ कि सरकार इसमें पक्षकार बनना चाहती है और जो प्रॉपर्टियां हैं इनकी जांच परख करने के बाद इस डील को मंजूरी दी जाएगी। और उसमें भी यही बात स्पष्ट किया गया कि इसमें सहकारिता मंत्रालय, सरकार पक्षकार बनना चाहती है, अपनी बात इस केस में रखना चाहती है। इन प्रॉपर्टियों के डील में वो शामिल होना चाहती है, जांच परख करके इस डील को आगे बढ़ाना चाहती है। इसके लिए 6 सप्ताह का फिर से समय मांगा गया जो लगभग बीत चुका है। अब 5 और 6 जनवरी को केस नंबर 412, 413 और फिर कंटेंट पिटीशन 2017 केस नंबर 1820 और 1822 क्रमशः 5 और 6 जनवरी को लिस्टिंग है। टेंटेटिव है, अभी कंफर्म नहीं है। उम्मीद तो पूरी है कि सुनवाई होगी, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है हो सकता है कि कुछ आगे टल भी जाए। अगर तैयारी पूरी नहीं होगी तो ऐसा लगता है कि कुछ दिन आगे केस को टाला जाए सुनवाई के लिए। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कम से कम 10 से 12 आईए शामिल किए गए हैं सुनवाई के लिए इस केस में, और जिनमें से एक प्रमुख डॉक्यूमेंट गौतम अवस्थी जी की तरफ से सहारा के तरफ से फाइल किया गया है केस नंबर 412 में। इन 4 महीनों के अंदर कई बार सहारा के लोगों के द्वारा कहा गया कि ये आखिरी तारीख है, निवेशकों को न्याय मिलेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन जो सत्यता है वो सहारा के प्रबंधन की तरफ से सामने नहीं लाया गया। कितनी देनदारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कर्मचारियों के सैलरी को लेकर के सहारा ने कुछ नहीं किया था। कर्मचारियों ने फंड इकट्ठा किया अपने पास और स्वयं के माध्यम से एक आईए लगाया गया उनकी तरफ से, और वो उस पर सुनवाई जो हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश पारित किया गया कि कर्मचारियों के सैलरी को लेकर के स्थिति स्पष्ट करे सहारा प्रबंधन, ना कि सहारा स्वयं से गई थी कर्मचारियों की बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखने के लिए। सहारा ने कभी भी निवेशकों के हित के लिए, एजेंट के हित के लिए, कर्मचारियों के हित के लिए फंड जारी करने के लिए कभी कहा ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में। और देश की कई लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कंज्यूमर फोरम भुगतान करने का आदेश पारित करती हैं, उनको भुगतान नहीं मिलता है और सहारा के लोगों के तरफ से कहा जाता है कि उनके आदेश मिथ्या हैं। सोचिए कि जिनका पैसा सहारा ने निवेश कराया है, खाते मैच्योर हो चुके हैं, वो कोर्ट का रास्ता अपनाते हैं, कोर्ट से भुगतान करने का आदेश होता है और वो आदेश सहारा के लोगों को मिथ्या नजर आते हैं। सहारा के लोगों का कहना है कि वो दोषी हैं ही नहीं, देश की किसी भी अदालत ने उनको दोषी नहीं माना है। साथियों, क्या 2008 से 12 के बीच में जो घटनाक्रम घटा था उस समय, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनके लाइसेंस को होल्ड किया, जमा कराने पर रोक लगाते हुए रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा पूरा रिफंड करने की बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं कही थी? क्या इन्होंने पैसा रिफंड किया? जमाकर्ताओं के शिकायत पर अंततः यह केस आगे बढ़ा और मामला सेबी और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। क्यों? इसलिए कि इन्होंने पैसा रिफंड नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है केस और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विश्वास ही नहीं किया जाता है सहारा के ऊपर कि इन्होंने भुगतान किया रियल एस्टेट और हाउसिंग का। फिर उस पैसे को जो 2.5 से 3 करोड़ निवेशकों का पैसा जमा कराया गया था, लगभग 25,000 करोड़ उससे ज्यादा पैसा सेबी के यहाँ जमा करने का आदेश दिया जाता है और रियल एस्टेट और हाउसिंग के इन्वेस्टर्स का पैसा सेबी के माध्यम से रिफंड करने का आदेश जारी होता है, वो भी विथ 15% इंटरेस्ट के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं सहारा को दोषी नहीं पाया भुगतान में डिले करने का, इन्वेस्टर्स को गुमराह करने का, ब्रांचों से सही समय पर ब्याज सहित भुगतान ना करने का। आखिर में गुनाहगार पाया कि नहीं पाया? अगर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि सहारा पैसा वापस नहीं कर रही है सही ढंग से, सहारा का रवैया अपने इन्वेस्टर्स के साथ दोषपूर्ण है, तभी तो पैसा सेबी सहारा खाते में जमा करने का आदेश हुआ और सेबी के द्वारा पैसा रिफंड करने का आदेश जारी किया गया, जो कि 2022-23 तक सिर्फ 138 करोड़ रुपए, उससे कुछ ज़्यादा रिफंड किए गए। और सहारा का कहना है
कि मैंने 95% तक रियल एस्टेट और हाउसिंग के इन्वेस्टर्स का पैसा ब्याज सहित भुगतान कर दिया है। और उन्होंने 100 से ज़्यादा ट्रकें सेबी के पास भी भेज दी, जिसमें कि कई फ्रॉड सामने आए। किसी का एड्रेस सही नहीं है, किसी का नाम सही नहीं है। कुछ जांच के बाद सेबी ने उसको तथ्यहीन बता दिया कि नहीं, जो दस्तावेज आए हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स के गलत नाम पते हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट सेबी के द्वारा भुगतान करने का आदेश देता है उस समय। तो बिना सहारा के दोषी पाए ही सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा आदेश दे दिया। इसी केस में आगे चल करके मार्च 2014 में सुब्रत राय गिरफ्तार क्यों हुई? अगर कोई दोष था ही नहीं, कोई आर्थिक अपराध किया ही नहीं गया था, तो गिरफ्तारी क्यों हुई? इसका कोई किसी के पास, सहारा के लोगों के पास जवाब है? जो कहते हैं कि किसी ने दोषी सिद्ध नहीं किया है। और उसके बाद क्या अगर आपने 95% लोगों का भुगतान कर दिया था विथ इंटरेस्ट, तो वो डेटा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा नहीं जा सकता था अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक के बीच में, कि हाँ ये हमारे जेन्युइन निवेशक हैं रियल एस्टेट और हाउसिंग के, जिसको सेबी ने सही नहीं माना। हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां रही हो, किसी के एड्रेस में, किसी के नेम में मिसमैच हुआ हो, लेकिन ये है हमारा जेन्युइन निवेशकों का लिस्ट जिनको हमने भुगतान किया है। ये इनके नेम है, एड्रेस है। सुप्रीम कोर्ट अपने माध्यम से जांच परख कर ले, हमने कुछ गलत नहीं किया है। हमने 95% इन्वेस्टर्स का भुगतान ब्रांच से रियल एस्टेट और हाउसिंग का कर दिया है, तो स्वयं बरी हो जाते। लेकिन क्या इन्होंने ऐसा किया? नहीं किया। और एक पर एक लगातार कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट का ये करते आए। तो कई तरीके से लगातार इनके ऊपर केस पर केस होते गए बिना इनके दोषी हुए ही। पहले इन्होंने जो नियम थे उसको दरकिनार किया, मनमाना नियम से पैसे वसूले और फिर गलत तरीके से डायवर्जन करने गए। रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा क्यूसॉप और उसके जुड़े कई कंपनियां बना करके उसमें किया, फिर सोसाइटीज़ में चले आए। और अभी हाल ही में जो आरोपी बनाए गए हैं ईडी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिटी सेशन कोर्ट कोलकाता के अंदर, जिसमें एक ब्रोकर को जमानत तो मिल गई, लेकिन उसी आधार पर ये अनिल इब्राहिम को, ओपी श्रीवास्तव को जमानत दिलाने के लिए प्रयासरत हैं 22 दिसंबर की सुनवाई में, कि ये किसी छोटे पद पर कार्यरत व्यक्ति थे अनिल इब्राहिम। इनके सहारा के लेन देन में संलिप्त होने का कोई आधार नहीं बनता। जो वित्तीय लेन देन हुई, खरीदारियां हुई, उनसे इनका कोई सरोकार नहीं है, जबकि ईडी ने इनको नामजद किया है। और ये सहारा ग्रुप के सीनियर डायरेक्टर के पद पर रह चुके हैं और वहां पर सहारा की तरफ से वकीलों ने झूठ बोला कि एक छोटे मोटे पद पर थे, इनका किसी भी लेन देन में, प्रॉपर्टी डील में, पैसों के डायवर्जन में कोई रोल नहीं है। अब सहारा के लोग ये मान तो रहे हैं कि कथित आर्थिक अपराध हुआ है, और जो हुआ है उसमें अनिल इब्राहिम दोषी नहीं है, ये उसमें शामिल नहीं थे। तो कौन शामिल था? सहारा की तरफ से जो बात रख रहे हैं वकील, बता दें, क्योंकि वो मान तो रहे हैं कि जो भी अपराध हुआ है, प्रॉपर्टियों की डीलिंग हुई थी, जो पैसा सेबी सहारा केस में निर्धारित किया गया था कि जो भी खरीद फरोख्त होगी, लेन देन होगा, जो पैसा आएगा वो सेबी सहारा खाते में जमा किया जाएगा। तो जो खरीद फरोख्त हुए, प्रॉपर्टियों की लेन देन हुई, पैसा आया, तो क्यों नहीं जमा किया गया? चलिए, अनिल इब्राहिम दोषी नहीं है तो कौन दोषी है, उसका नाम वकील बता दें वहां पर, क्योंकि ये तो मान रहे हैं कि हुआ, तो कौन किया बता दीजिए। और उसी आधार पर अनिल इब्राहिम को ये छोटा मोटा सहारा में काम करने वाला कर्मचारी बता करके जमानत दिलाना चाहते हैं, जैसे ब्रोकर जितेंद्र प्रसाद वर्मा को दिलाने में कामयाब हुए। लेकिन कोर्ट नहीं माना। ईडी की तरफ से जो साक्ष्य रखे गए वो मजबूत थे इसमें। और सीधी सी बात है, जो सहारा ग्रुप में सीनियर डायरेक्टर के पद पर रहा हो उसको आम कर्मचारी बताया जा रहा है। क्या वो प्यून था उसमें किसी छोटे ब्रांच पर? सहारा के वकालत करने वाले लोग ऐसा प्रमाण रख रहे हैं सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के सामने। मनीष सिसोदिया का उदाहरण दिया गया, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है वगैरह वगैरह, कई केस का उदाहरण दिया गया। उसके परिप्रेक्ष्य में ईडी ने भी कई केस का हवाला दिया कि अगर ये अनिल इब्राहिम अगर जमानत पर बाहर जाता है तो अपनी आर्थिक अपराध जो किया गया है उस समय लेन देन में, उसके साक्ष्य मिटाने के और प्रयास किए जा सकते हैं। जो जुड़े गवाह हैं उनको प्रभावित किया जा सकता है। और ईडी की इन्हीं सब बातों को स्वीकार करते हुए सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता ने अनिल इब्राहिम की जमानत याचिका खारिज की। और चाहे वो अनिल इब्राहिम हो, चाहे वो ओपी श्रीवास्तव हो, जिनके जमानत पर 3 जनवरी को प्रमुखता सुनवाई लगभग पूरी हो जाएगी। और आशा करते हैं कि उनकी भी जमानत याचिका खारिज हो। जो भी उनका मेडिकल रिपोर्ट हो वो कोर्ट की देखरेख में, ईडी की देखरेख में, उनका कैंसर ट्रीटमेंट होते हुए उनसे पूछताछ हो, ईडी पूछताछ करे,
और झारखंड की सीआईडी पूछताछ करे। मध्य प्रदेश से डिमांड है उनसे पूछताछ के लिए, वहां की जांच एजेंसियों के समक्ष इनको भेजा जाए और पूछताछ की जाए। जैसे अनिल इब्राहिम ने पहले ईडी की पूछताछ में कबूल किया है, जो एविडेंस है ईडी के पास, उस तरह का एविडेंस ओपी श्रीवास्तव के अगेंस्ट में भी होना चाहिए अब, जिसमें ये स्वीकार करें कि हाँ, बड़े स्तर पर जो खरीदारियां हुई, बिक्री हुई, लेन देन हुई, उन पैसों को शीर्ष प्रबंधन को, या यूं कहें कि सीधे सुब्रत राय के बेटे और पत्नी को ये सभी पैसा ट्रांसफर किया गया। जैसे अनिल इब्राहिम ने पहले के अपने बयान में लगभग इस तरह का कुछ स्वीकार किया है, उसी के आधार पर जमानत खारिज की गई इनकी कि पैसा सहारा से भी खाते में नहीं गया और ये शीर्षस्थ पदों पर बैठे सहारा ग्रुप के मालिक को गया। ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ इस तरह का मेंशन किया गया है 22 तारीख की सुनवाई के दोनों तरफ की रखे गए दलील में और आर्डर में। बेहद कड़ाई से पूछताछ करने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी कि जो बड़े लेवल पर लेन देन हुए हैं वो पैसा से भी सहारा खाते में जाने की बजाय डायरेक्टर्स के बीच में, बड़े जो ओहदा रखते हैं सहारा के अंदर उनके बीच में बटा है और कंपनी के ऑनर को गया है। तो इसकी प्रमुखता से जांच होनी ही चाहिए और वर्तमान में जो स्थिति है, स्थिति ये स्पष्ट होनी चाहिए कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा कितने लोगों का बचा है जो सेबी तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनका पैसा कैसे वापस होगा। और जो सहारा ने अपने मनमाने तरीके से MIS, हेल्थोरियम कॉइन जैसे प्लान बीच में ला करके पैसा इकट्ठा किए निवेशकों से, एजेंट से, वो पैसा कैसे वापस किया जाएगा, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। ये जांच एजेंसियां इस पर भी पूछताछ करें, इस पर भी कार्रवाई करें। CRCS पोर्टल से जो आंशिक भुगतान हो रहा है, जिस पर भी लगभग 5 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स लगभग अभी भी जेन्युइन नहीं है। जो काम 2011-12 में हुआ था रियल एस्टेट और हाउसिंग के इन्वेस्टर्स के साथ, कुछ उस तरह से इस समय सोसाइटीज के इन्वेस्टर्स के साथ हो रहा है। वो जेन्युइन कब होंगे, किस तरह से होंगे, ये जांच एजेंसियों को पूछना चाहिए। इन गिरफ्त में आए लोगों से कैसे भुगतान करेंगे, इनके मेंबरशिप फार्म, मास्टर फार्म के रिकॉर्ड क्यों नहीं है, क्रमशः जो खाते पहले से मैच्योर हो चुके हैं, आने वाले समय में मैच्योर होंगे, उनका भुगतान सहारा कैसे करेगा। गिरफ्तार जो किए गए हैं लोग, उनसे पूछताछ किया जाए। जिन्होंने पैसा जमा किया था आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनके फैमिली को, उनके उत्तराधिकारी को डेथ क्लेम का पैसा कैसे मिलेगा, उसके लिए गिरफ्तार लोगों से सहारा के प्रबंधन में जो शामिल थे उनसे पूछताछ जरूरी है। क्योंकि सहारा के लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि जो कद सहारा श्री का था, उनके नहीं रहने पर उसी प्रकार का कद ओपी श्रीवास्तव जी का था। तो वो बताएं कि डेथ क्लेम सारे लोगों का कैसे देंगे। जो वर्षों से सैलरी कर्मचारियों की रोकी जा रही है, 3 महीने 4 महीने पे थोड़े थोड़े पैसे टोकन मनी के रूप में दिए जा रहे हैं, उनका पूरा सैलरी का भुगतान कैसे होगा। उनके फ्यूचर फंड, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुइटी कैसे दी जाएगी। जो डील हो रही है, क्या उस पैसे से ये सारे मैच्योर हो चुके खाते, कर्मचारियों की सैलरी, एजेंट के बचे हुए कमीशन क्या दिए जाएंगे। इसको लिखित रूप से स्वीकार कराना चाहिए हमारी जांच एजेंसियों को, क्योंकि इससे बड़ा मौका, अच्छा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि 1,80,000 करोड़ रुपए के लगभग का मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने स्वतः दर्ज किया है। हालांकि ये कम से कम 2 लाख करोड़ से ऊपर का ये केस बनता है। अगर इसमें इंटरेस्ट आ जाए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। तो सहारा के लोगों, जरूरी नहीं है कि किसी बड़ी अदालत से आपको दोषी करके जेल में ठूंस दिया जाए तभी आप दोषी साबित होंगे। आप दोषी हैं 13 करोड़ इन्वेस्टर्स के नज़र में, आप दोषी हैं लाखों कर्मचारियों, लाखों एजेंट के नज़र में, और कोर्ट के नज़र में भी आप दोषी हैं। अगर कोर्ट का कहना आपने माना होता, कोर्ट के समक्ष अपने जेन्युइन इन्वेस्टर्स का जो भुगतान किया है, जो कन्वर्जन किया है, इन सभी का डेटा लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुँचते तो शायद ये बात इतनी बिगड़ती ही नहीं। आज आपकी साख आसमान की ऊंचाइयां छू रही होती। आज धरातल पर चले आए। आपके लोग एक बार फिर से गिरफ्तार होते जा रहे हैं। 2014 में सहारा श्री आपके गिरफ्तार हुए और किस तरह से जमानत पर आए ये बताने की जरूरत नहीं है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ सिर्फ सहारा अपने एडवोकेट के माध्यम से बुलवाती रही है, जबकि सच्चाई यह है कि सिर्फ और सिर्फ उनको अपने इन्वेस्टर्स का पैसा देना भर है, सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। जो भी आपने किया सब पर पर्दा पड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। बस
आपको सबका पैसा वापस करना है, अपने कर्मचारियों का वेतन देना है, बस। कुछ जो शेष बचता है एजेंट लोगों का कमीशन है। आपको कोर्ट में जाना ही नहीं है, स्वतः सारे इन्वेस्टर्स का, सारे एजेंट का, सारे कर्मचारियों का जो भी कंप्लेन किया गया है वो स्वतः वापस हो जाएगा, ले लेंगे। आप लड़ किससे रहे हैं? अपने ही लोगों से, जिन्होंने सहारा को सहारा ग्रुप के लायक बनाया, उन्हीं को आप लोग कुचलना चाहते हैं। और आज जेल के अंदर जाके बारी बारी करके बैठ रहे हैं आप लोग। और ये साबित होता है कि आप आम जनता की नज़र में और कुछ हद तक न्यायालय के नज़र में दोषी हैं, जांच एजेंसियों की नज़र में दोषी हैं। तभी तो आपके ऊपर एक पर एक कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। अगर इतना के बाद भी अगर आपको नहीं लगता है कि सहारा के लोगों को दोषी नहीं किया गया है कोर्ट की तरफ से, तो इतना बड़ा स्वयं से छलावा और आम जनता को गुमराह करने जैसा छलावा, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए आगे, कई केस जनवरी की माह में और फरवरी की माह में, मार्च के माह में सुने जाने हैं, उनके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। साथियों, जनवरी माह बेहद महत्वपूर्ण है। सहारा से जुड़े बहुत सारे केस जनवरी माह के अंदर सुने जाने हैं। 3 जनवरी को सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता में ओपी श्रीवास्तव के जमानत पर सुनवाई होगी और फिर 5 और 6 जनवरी को टेंटेटिव लिस्टिंग डेट से भी सहारा केस का दिख रहा है। अभी कनेक्टेड नहीं हुआ है केस, उम्मीद तो है कि हो जाएगा, लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है, हो सकता है कि केस कुछ सप्ताह के लिए आगे बढ़ जाए, लेकिन उम्मीद है कि निवेशकों के हित से जुड़ा ये बहुत बड़ा केस है, इसकी सुनवाई 5 और 6 जनवरी को निश्चित हो। और फिर एक नया केस इनकम टैक्स विभाग और सहारा प्राइम सिटी का, इसका भी डेट एक 5 जनवरी है। और एक दूसरा केस इनकम टैक्स विभाग और सहारा प्राइम सिटी का ही है, वो 9 जनवरी को सुना जाना है। और फिर 13 जनवरी पिनाक पानी मोहंती का केस, जो कि लगातार टलते जा रहा है। जब से फंड रिलीज का ऑर्डर हुआ है उसके बाद से एक बार भी सुनवाई इसमें हुई ही नहीं है। और 13 जनवरी को भी सुनवाई की उम्मीद कम ही जान पड़ती है। और वहीं इनका सहारा सिटी केस जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश से चल रहा है, 5 और 6 जनवरी से भी सहारा केस की सुनवाई है। फिर उसके बाद का इसका लिस्टिंग डेट है 9 जनवरी का। तो जब तक से भी सहारा केस का हल नहीं होगा, प्रॉपर्टियों के बिक्री पर फाइनल मोहर पूरे सर्वे के बाद सुप्रीम कोर्ट का लगेगा नहीं, तब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर लखनऊ बेंच के पास जो ये केस चल रहा है, सहारा कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का, इसका डेट पर ही डेट आगे बढ़ता जाएगा। और वहीं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड वर्सेज इनकम टैक्स विभाग का केस, जिसकी सुनवाई 15 तारीख को हुई थी और फिर उस दिन कुछ हो नहीं पाया, फिर वही डेट पर डेट वाला चक्कर। तो इसकी सुनवाई का डेट 7 जनवरी पड़ा हुआ है। और एक 2014 मार्च का रिट पिटीशन क्रिमिनल, जो कि सुब्रत राय के तरफ से लगाया गया था यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, केस नंबर 57 है। ये काफी दिनों से यूं ही पड़ा था, लेकिन इसकी भी लिस्टिंग डेट आ गई है सामने, 17 फरवरी 2026। तो ये सुब्रत राय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया रिट पिटीशन क्रिमिनल, इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 17 फरवरी 2026 है। 13 जुलाई 2025 को सरकार की तरफ से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव के अगेंस्ट में एक केस फाइल किया गया था, जिसका डायरी नंबर तो जनरेट हो गया था, लेकिन अभी तक वो केस लिस्टिंग नहीं हुई है, या यूं कहें कि नहीं कराई गई है। क्योंकि अगर सरकार चाहती तो ये केस जरूर लिस्टिंग होता। और जो महत्वपूर्ण एक केस सहारा इंडिया हाउसिंग और सहारा रियल एस्टेट का दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, जिसमें कि सरकार की जांच एजेंसी SFIO वगैरह जो हैं, ये क्यूसॉफ्ट कंपनी हो चाहे वो एमबी वैली हो, तमाम कंपनियों के सहारा के जिनमें वो बिजनेस किए, उनके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट थे, उन सभी के जांच की रिपोर्ट के साथ भारत की जांच एजेंसियां तैयार हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट में उसको भी लंबे लंबे समय के लिए लगातार टाला जा रहा है। और तेलंगाना का आप तो जान ही चुके हैं कि 4 वर्ष पहले जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया था, जो स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटीज का केस जो तेलंगाना में चल रहा था हाई कोर्ट के अंदर, तो सरकार के तरफ से जो बातें रखी गई थी उसी के बेस पर इनको वहाँ फैसिलिटी मिली और इनका ये सोसाइटीज वर्क कर रहा था। और ये लगातार उसमें कन्वर्जन किए, पैसा जमा कराए और मैच्योर हो चुके खातों का भुगतान उस सोसाइटी का भी नहीं किया। अंततः वो केस डिस्पोज हो गया। सरकार की ये मैं कमजोरी कहूँगा कि उन्होंने उस समय नियमों में ढील दी, जिसका फायदा 4 वर्षों तक सहारा ने उठाया। जिस केस को 4 सप्ताह से 5 सप्ताह बाद लिस्ट करने का तेलंगाना हाई कोर्ट का आदेश था, वो लिस्ट ही नहीं हुआ
और लिस्ट हुआ तो सीधा डिस्पोज हो गया। और इन 4 वर्षों में सहारा ने स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटीज़ के जरिए क्या क्या नहीं किया होगा। आप सोचिए कि ब्रांच खुले थे जो भी, वहाँ मैच्योर हो चुके खाताधारक अपने बॉन्ड के साथ जब जाते हैं तो वहाँ ये कहा जाता है कि ऊपर से आदेश नहीं है कि मैच्योर हो चुके इन बॉन्ड का भुगतान हम करें, लेकिन पैसा वसूलने के लिए वो ब्रांच खुले रहते थे। तेलंगाना हाईकोर्ट केस का ऑर्डर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि केस को अगले 5 से 6 सप्ताह के अंदर लिस्ट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और जब हुआ तो काफ़ी समय निकल चुका था, काफ़ी लोगों का पैसा फिर जमा हो गया, कन्वर्जन काफ़ी हो गया, लेकिन मैच्योर हो चुके खातों का भुगतान नहीं हुआ। तो ऐसे ही जो दिल्ली हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर केस चल रहे थे, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव के अगेंस्ट में यूनियन ऑफ इंडिया ने 13 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस सरकार ने दायर किया था, लेकिन वो लिस्ट हुआ ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे एक ट्रांसफर पिटीशन सहारा ने ईडी केस के बारे में डाल रखा है, वो भी लगभग धीरे धीरे 2 माह से ऊपर हो गया, लेकिन लिस्टिंग नहीं की जा सकी। और ये जब पिटीशन फाइल किया गया था सहारा की तरफ से, तभी मैंने कहा था कि ये एक डिफेक्टिव केस लिस्टिंग था, जिसमें 90 डेज के अंदर इसको दुरुस्त करके कोर्ट के समक्ष रखना था ताकि इसमें लिस्टिंग डेट पाई जा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लिस्टिंग हुआ नहीं, 2 माह से ऊपर चला गया है। और एक एक करके बारी बारी गिरफ्तारियां भी ईडी लगातार करती जा रही है और उनके जमानत के लिए लगातार सहारा के लोग जूझते जा रहे हैं कोलकाता सिटी सेशन कोर्ट के अंदर। तो साथियों, क्यों साहब एक महत्वपूर्ण जो केस है, जिसका कि जांच SFIO की तरफ से भी किया गया है, जांच एजेंसियां की हैं, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर है, जिसकी सुनवाई दिसंबर में होनी थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सेबी सहारा केस की आड़ में सहारा सारे केस को आगे बढ़ाता जा रहा है। अब सोचिए कि दिसंबर के पहले वीक में सुनवाई जिसकी होनी थी, क्यू साहब से जुड़ी हुई केस की, उसकी सुनवाई 26 मार्च को रखी गई है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर। कहां से न्याय निवेशकों को मिलेगा? इतने लंबे लंबे अंतराल के बाद जब केस सुने जाएंगे और सुनवाई होगी भी नहीं, और फिर अगले 2 महीने के बाद का डेट मिलेगा, तो कहां से न्याय होगा? 2011-12 से शुरू होते हुए आज 2025 समाप्त हो गया, लेकिन निवेशकों का पैसा नहीं मिला। आंशिक भुगतान CRCS पोर्टल से हो रहा है, जिसमें सहारा का कोई योगदान नहीं है। निवेशकों का पैसा सहारा ने लिया, वो पैसा कुछ सेबी सहारा खाते में जमा है, मजबूरन सहारा को जमा करना पड़ा क्योंकि सहारा दोषी थी, गलत थी। उसी वजह से कुछ पैसा निवेशक अपना जो सहारा को दिए थे वो पोर्टल के माध्यम से आंशिक भुगतान पा रहे हैं। सहारा के लोगों ने ही सहारा के साख को धरातल में रौंद दिया और आज भी वो उसी लाइन पर हैं। सोचिए आप, करोड़ों रुपए वकीलों पर खर्च करने वाला सहारा का पोर्टल सहारा इंडिया का बंद हो जाता है। क्या उनका डोमेन डीएक्टिवेट हो गया पैसा न जमा करने की वजह से? कुछ दिन पहले जो पोर्टल बंद हो गया था सहारा का, क्या IP एड्रेस रिन्यूअल नहीं कराया गया था? क्यों बंद हो गया? किसी भी प्रकार का टेक्निकल इशू बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वो भी ऐसी परिस्थिति में जब CRCS पोर्टल से आंशिक भुगतान चल रहा हो, किसी जगह से डेटा सही करने का प्रयास किया जा रहा हो, पैसा लेकर ही किया जा रहा है, क्योंकि वो बंद तो हो नहीं रहा है। जब पोर्टल बंद था तो ईमेल के जरिए डेटा लेकर के सही करा करके भुगतान कराने का प्रयास कराया गया, उसमें कुछ 100 रुपए लिया गया। तो पैसा लेने का क्रम सहारा का तो किसी भी तरीके से बंद होने का नाम ले ही नहीं रहा है। लगातार निवेशकों से पहले पैसा जमा कराया गया, उनके पैसे उनको वापस दिलाने के लिए भी पैसा लिया जा रहा है। ऐसा क्रूर कट्टर सहारा प्रबंधन है और आशावादी भावनात्मक स्पीच दे करके सहारा के लोग पिछले 17-18 सालों से लगातार आम करोड़ों निवेशकों को गुमराह किए हुए हैं, मूर्ख बनाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और इसी सब घटनाक्रम पर पिछले जो 1 माह के अंदर लगभग हुआ है सहारा से जुड़ा हुआ, उस पर विस्तृत एक चर्चा आपके साथ हमने किया आज। चलिए साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।